छात्रों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी के यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं गणित विषय। और गणित विषय में जो आप रेखा गणित में भी कह सकते हो या मेंसुरेशन का एक चैप्टर है, इसका नाम है व्रत। तो आज हम आपको व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारियां जो शुरू से और एडवांस लेवल तक व्रत में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, आज हम उनके बारे में बताने वाले हैं। छात्रों, अभी आप किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हैं या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हैं, तो यहाँ से व्रत से संबंधित आपको कुछ प्रश्न आने होते हैं। यदि आप छात्रों इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हमें लगता है कि व्रत से संबंधित सरल चीजों से लगा करके और कठिन कॉन्सेप्ट जो होते हैं उन तक हम आपको ले जाएंगे। अभी ये हमारा एक वीडियो रहेगा, इस पे एक दूसरा वीडियो भी रहेगा छात्रों। तो हम चाहते हैं आप इसे पूरा देखें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले छात्रों, हम आपको व्रत की परिभाषा बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में व्रत मतलब सर्कल जो है वो है क्या। तो यदि हम समतल में कोई बिंदु ले लें तो इस बिंदु से निश्चित दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का समुच्चय व्रत कहलाता है। किसी बिंदु से और इसको हम केंद्र कहते हैं, किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का समुच्चय व्रत कहलाता है छात्रों। और किसी भी व्रत को हम C और OR के द्वारा दर्शाते हैं। C मतलब सर्किल, O माने ऑर्डिनेट केंद्र और R माने रेडियस उसकी त्रिज्या। ठीक है छात्रों, त्रिज्या जो होती है ये व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पूरा का पूरा जो व्रत है ये त्रिज्या के इर्द गिर्द ही घूमता है। ठीक है छात्रों, तो हमने आपको व्रत बता दिया। और अब हम यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ हमने कुछ फैक्ट यहाँ पर लिख रखे हैं। यहाँ कुछ फैक्ट, इन्हीं के आधार पे हम क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। व्रत की परिभाषा हमने आपको बता दी, व्रत को कैसे दर्शाया जाता है ये हमने आपको यहाँ बता दिया। छात्रों, आगे हम देखते हैं व्रत की परिधि या परिमाप क्या कहलाता है। जैसे ये व्रत है, यहाँ से हमने चलना चालू किया और किसी भी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ गए और यहाँ से चल के हम यहीं आ गए। मतलब किसी गोलीय मार्ग पर एक चक्कर में चली गई जो दूरी होती है उसे छात्रों व्रत की परिधि या परिमाप कहते हैं। ठीक है, अभी परिधि आप समझ गए कि एक चक्कर में वृत्तीय मार्ग में चली गई कुल दूरी को हम क्या कहते हैं, व्रत की परिधि कहते हैं छात्रों। और व्रत की परिधि का जो फार्मूला होता है ये होता है 2πr। ठीक है, पाई के बारे में भी हम यदि आपको बता दें तो पाई का मान जो होता है छात्रों ये 22/7 होता है, या फिर दशमलव में जब हम निकालते हैं तो 3.1416 पाई का मान होता है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ये मान दिया था छात्रों। कभी कभी प्रश्न पाई से रिलेटिव भी आता है कि असल में पाई है क्या। थोड़ी सी बात हम आपको पाई के बारे में बता दे रहे हैं। जैसे छात्रों, हम एक होता है कुछ भी कहें हम, जैसे हम कहें व्रत का व्यास, तो व्रत का व्यास क्या होता है छात्रों, ये होता है 2 गुणा त्रिज्या। मतलब त्रिज्या में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो क्या निकल आता है, व्यास। अब इसी को समझ लो, व्रत का व्यास क्या होता है छात्रों। यदि हम कोई भी व्रत बनाए तो ऐसा रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से होके जाता है, ध्यान से सुनना, ऐसा रेखाखंड जो व्रत के केंद्र से होके जाता है और जिसके अंत बिंदु व्रत की परिधि पर होते हैं, ऐसे रेखाखंड को क्या कहते हैं छात्रों, व्रत का व्यास। ठीक है, वो जो व्यास होता है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब आप कहो कि त्रिज्या क्या कहलाती है छात्रों, त्रिज्या कहलाती है व्रत के केंद्र से, मतलब यहाँ से वो परिधि तक की दूरी। मतलब ये यहाँ ए लिख दें हम और यहाँ बी लिख दें तो ए भी त्रिज्या हो गई और यहाँ AC भी त्रिज्या हो गई। व्रत के केंद्र से परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है या व्रत के केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है छात्रों, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या को संकेताक्षर R से दर्शाते हैं। व्रत को डायमीटर कहते हैं तो इसे संकेताक्षर D से दर्शाते हैं। तो D बराबर होता है 2R। मतलब व्यास बराबर कितना होता है छात्रों, 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अब यहाँ से आपको प्रश्न आना होते हैं बिल्कुल सिंपल वाले। कैसे प्रश्न आना होते हैं? अच्छा, एक चीज और समझना, एक व्रत के अनंत व्यास होते हैं। एक व्रत के व्यासों की संख्या कभी पूछी जाए तो छात्रों एक व्रत के अनंत व्यास हो सकते हैं। एक परिभाषा और यहाँ से आती है कभी कभी, व्रत की जीवा। जीवा क्या कहलाती है? तो जीवा जो होती है छात्रों, ये व्रत के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को यदि हम मिला दें
वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है छात्रों? जीवा। किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दें, जैसे ए बी। अब आपको प्रश्न यदि ऐसा बना गया, ऐसा प्रश्न बना गया, ऐसी कोई रेखा खींची, यहाँ ए लिखा होगा, यहाँ बी लिखा होगा, कहेंगे कि ए बी क्या है? तो हम क्या कहेंगे? जीवा है। छात्रों व्यास भी एक जीवा होती है, लेकिन यदि हम इसी को वृत्त के केंद्र से होके गुजार दें, सेंटर से होके, तो छात्रों ये सबसे बड़ी जीवा है और सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ध्यान रखना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को भी व्यास कहते हैं। अब एक वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनंत। कितने व्यास हो सकते हैं? अनंत। कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? अनंत। ठीक है। अब हम आपको बता रहे थे कि व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है छात्रों? तो व्यास जो है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, या हम कहें कि व्यास बराबर 2 गुणा आर, और यहां से आर का मान निकालें तो d/2। मतलब ये दोनों संबंध सही हैं। या यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो व्यास है ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, और यहां से कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी। आधा शब्द व्यास के पास आना चाहिए, यहाँ 2 गुना शब्द त्रिज्या के। व्यास त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या व्यास की आधी। अब छात्रों बिल्कुल सरल यदि प्रश्न यहां से बन रहे होते हैं किसी एग्जाम में, तो कैसे बन सकते? कुछ भी, वो कहेंगे कि कोई व्रत है जिसकी कहेंगे कि त्रिज्या मान के चलो, उन्होंने कह दिया 5 सेंटीमीटर है, तो कहेंगे इसका व्यास क्या होगा? तो हम सूत्र लगाएंगे व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, मतलब 2 गुणा त्रिज्या दे दी 5, तो ये व्यास कितना निकल के आएगा? 10 इकाई, या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इसके रिवर्स भी प्रश्न आ सकते हैं। कैसे? कहेंगे कि किसी व्रत का वो व्यास दे देंगे, कहेंगे कि किसी व्रत का जो व्यास है वो कुछ भी कर दो 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो हम कहते त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास की आधी, तो 6/2। माने व्यास यदि 6 है तो त्रिज्या 3, या त्रिज्या 3 है तो व्यास 6। ठीक है छात्रों। अब हम आपको बता रहे थे पाई के बारे में, वहां से हमने आगे बढ़ गए थे। छात्रों क्या होता है, जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होती है छात्रों? 2πr, या हम इसको लिख सकते हैं 2r गुणा पाई। और 2r का मान कितना होता है छात्रों? d। ये व्यास है 2 गुणा त्रिज्या, तो हम लिख सकते हैं d गुणा पाई। और परिधि को हम सर्किल से डिनोट कर देते हैं, सिनिशियल रेडियस सर्किल को c से लिख दिया। छात्रों यहां से जब हम पाई का मान निकालते हैं तो देखो c ज्यों का त्यों रहेगा, और d पाई के साथ में गुणा में है तो d कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम पाई का मान निकाल रहे होंगे तो यहां पे आ रहा होगा क्या? वृत्त की परिधि बटे क्या लिखा आ रहा होगा? व्यास। कभी कभी छात्रों यहां से प्रश्न आता है कि पाई के बारे में क्या सत्य है, तो छात्रों याद रखो ये जो पाई है ये किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। ध्यान रखना, किसी वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को क्या कहते हैं? पाई। अब छात्रों पाई का मान हमने कहा था, पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, या 3.1416 होता है। 4 अंकों तक कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता। तो अब यदि हम किसी भी वृत्त की आप परिधि को निकाल दो और उसकी परिधि में यदि आप व्यास से भाग देते हो तो या तो छात्रों आपको 22/7 मिलता है या 3.14 मिलता है। ऐसा हमेशा होता है। कभी कभी आपको प्रश्न आता है कि पाई के बारे में क्या सत्य है, तो छात्रों ये जो पाई है, पाई ये तो अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि यदि आप भाग देते हो तो ये शांत नहीं होता है। ठीक है, और आगे कभी हम आपको बताएंगे। अभी आप वृत्त की परिधि समझ गए। अब आप देख लो छात्रों, फिर यहां लिखा है त्रिज्या। त्रिज्या के बारे में हम आपको बता चुके। त्रिज्या क्या कहलाती है छात्रों? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। एक वृत्त की अनंत त्रिज्या हो सकती हैं, और सभी त्रिज्याएं एक वृत्त की कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है, यदि ऐसा चित्र बना गया कि आकृति में OA क्या है तो हम क्या कहेंगे? ये रेडियस है, इस सर्किल की क्या है? त्रिज्या है। ठीक है छात्रों, जीवा के बारे में हम आपको बता चुके। इसके बाद में चलते हैं व्यास। व्यास के बारे में बता चुके। अब यहाँ लिखा है छात्रों चाप। चाप क्या कहलाता है? आपने ध्यान दिया होगा जब आप केंद्र मान के
किसी प्रकार से जब आप व्रत खींच रहे होते हैं और यदि आप केंद्र मान के कुछ हिस्सा व्रत का खींच लो, पूरा व्रत नहीं खींचो, तो ये क्या कहलाता है? चाप। छात्रों, तो हम क्या कह सकते हैं चाप की परिभाषा? कि व्रत के किसी हिस्से को चाप कहते हैं। ध्यान रखना, ये सब हमने चाप बना दिए। व्रत के किसी हिस्से को क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। चाप को दर्शाया कैसे जाता है? कुछ भी, जैसे हम यहाँ एक जीवा खींच दें, यहाँ हम ए लिख दें, यहाँ बी लिख दें और यहाँ एम लिख दें और यहाँ एन लिख दें। छात्रों, जो चाप होते हैं ये व्रत की परिधि का हिस्सा होते हैं। चाप दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लघु चाप, एक तो होता है क्या? लघु चाप। लघु मतलब छोटा वाला। जैसे हम कहें माप चाप ए बी, या हम कहें ए एम बी, कुछ भी ऐसा लिख दो, ए एम बी ऐसा लिखा जाता है, ए एम बी। तो ये क्या कहलाएगा? लघु। और हमें ये वाला जो है हिस्सा, ये कैसा दिख रहा? दीर्घ, मतलब बड़ा दिख रहा। तो हम इसको भी ऐसा ही लिखेंगे ऐसा ही, लेकिन हम यहाँ क्या कह देंगे? दीर्घ चाप। वो बीच में यदि हमने एन लिख दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन। मतलब माप चाप ए एन बी, मतलब ये ऊपर का हिस्सा ये दीर्घ होगा और नीचे का हिस्सा लघु होगा। ऐसे छात्रों चाप कहलाते हैं। अब आप कहोगे ये जानना क्यों जरूरी है चाप? छात्रों, तो जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं एंगल, कोण निकालने वाले। उन प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे बढ़ते हैं। व्यास और त्रिज्या में संबंध हमने आपको बता दिया। अब यहाँ हमने एक चीज लिख रखी है कि व्रत की परिधि कब निकालें। छात्रों, अधिकांशतः बाहर छात्रों को ये पता नहीं होता है कि यहाँ हम इस संबंधित जो डायग्राम आपको व्रत या आयत या जो भी दे रखा है, यहाँ हम उसकी परिधि निकालें या उसका क्षेत्रफल निकालें। छात्रों, तो परिधि कब निकालें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। परिधि कब निकालें ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। छात्रों, जब कभी भी आपसे कहा जाए कि किसी वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाना है, क्या करना है? वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर आपको दौड़ के लगाना है। प्रश्न आ गया कि किसी वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या इतनी है, आपको इसके चारों ओर एक चक्कर पूरा करना है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेंगे? तो यदि आप यहां से चलना चालू करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में चल के यहाँ आ जाएंगे, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा। मतलब आपको क्या निकालना है? व्रत की परिधि। फिर आपसे कहा जाए छात्रों कि कोई वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर तार लगाना है, तो कितना तार लगेगा? और एक घेरा लगाना है। तो जब आप यहां से वृत्ताकार मैदान के चारों ओर यदि तार लगाओगे तो एक परिधि आपको ऐसे प्रश्नों में निकालना होती है। या छात्रों, आपसे कहा जाए कि बागड़ लगाना है, बिरवाई, क्या लगाना है? बिरवाई, बागड़ लगाना है। तो क्या करोगे? तो भी आप व्रत की परिमाप या परिधि निकालोगे। आप समझ पा रहे होंगे। सीधी सी बात, ऐसे कई प्रश्न आ सकते हैं। तार लगाना है, चारों ओर चक्कर लगाना है, वृत्ताकार मैदान या वृत्ताकार पार्क है या कोई बगीचा है, उसके चारों ओर आपको बागड़ लगाना है। कभी, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा लिखा नहीं आता कि परिधि क्या होगी, हमें कंसीडर करना होता है कि यहाँ हम परिधि को निकालें। ठीक है, तो छात्रों ऐसे प्रश्नों में आप क्या निकालें? व्रत की परिधि। व्रत की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 गुणा पाई गुणा आर, ये व्रत की परिधि का सूत्र है। ठीक है छात्रों, अब कभी कभी प्रश्न ऐसा ही आ जाता है। अभी हम अंक के प्रश्न आपको करवाएंगे बाद में, ठीक है, बताएंगे अभी, या परिधि पे चर्चा हम कर ही देते हैं पूरी। देखो कैसे प्रश्न आते परिधि के। छात्रों, जो सरल प्रश्न होते हैं व्रत की परिधि के, थकान हो गई, जो सरल प्रश्न होते हैं व्रत की परिधि के, वो तो ऐसे आते हैं कि वो कहेंगे कि व्रत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करो, उसकी परिधि कितनी होगी? त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी होगी? छात्रों, यदि त्रिज्या 7 है तो आर का मान 7 है, व्रत की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। जब हम यहाँ मान रख रहे होंगे तो 22/7 यहाँ गुणा रहता, बीच में गुणा आर, जिसके बटे कुछ नहीं, एक मान लिया जाता। 7 से 7 कट गए, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर, ये व्रत की क्या हो गई? परिधि। यदि त्रिज्या 7 है तो व्रत की परिधि कितनी आ गई? 44। छात्रों, रिवर्स भी संभव होता है। मान के चलो आपसे उनने कह दिया कि दूसरा प्रश्न, ये तो परिधि निकल आई 44 सेंटीमीटर। अब जैसे मान के चलो उनने आपसे प्रश्न कर दिया, यहां लिखा है कि किसी व्रत के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कोई व्यक्ति, या मानी चलो उन्होंने दे दिया कि परिधि कितनी है? 44 मीटर। किसी व्रत की परिधि कितनी है?
44 मीटर, तो कहेंगे उसकी त्रिज्या क्या होगी, या कह सकते हैं उसका व्यास क्या होगा, इस टाइप से। छात्रों पूरी क्षेत्रमिति जो होती है इसका एक कॉन्सेप्ट ही होता है, जो कुछ आपको दिया है उसी का सूत्र यदि आप लगा दो तो जो चीजें हम उस सूत्र में लिखी होती हैं वो हमें मिल जाती हैं छात्रों, ठीक है। इस प्रश्न को वो ऐसा भी दे सकते कि एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर तार का एक चक्कर लगाने में 44 मीटर तार लगता है, या वृत्ताकार पार्क के चारों ओर बागड़ा लगाने में 44 मीटर तार लगता है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। हमें त्रिज्या यदि मिल गई तो व्यास भी निकाल सकते हैं कुछ भी। तो छात्रों यदि परिधि दे रखी है तो हम वृत्त की परिधि का ही सूत्र लगाएंगे, वृत्त की परिधि का ही हम क्या लगाएंगे, सूत्र। वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और वृत्त की परिधि कितनी दे रखी 44 बराबर 2 गुणा 22/7 पाई का मान, और आर हमें फाइंड करना, तो आर ज्यों के त्यों इसके बटे कर दो 1। जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होंगे सरलीकृत, तो 44 बराबर 22 दूनी 44 आर वो बटे 7, दो संख्याएं बटे में लिखी, बीच में लगा बराबर, तो क्या करते हम त्रिक गुणा 44 आर का जब 1 में होगा तो 44 आर बराबर कितना लिखेंगे 44 का करेंगे 7 में, करो नहीं ये तो कटना है बाद में, इसलिए जब आर का मान निकाल रहे होंगे तो 44 गुणा 7 बटे ये 44 नीचे आ रहे होंगे, 44 से 44 कट रहे होंगे, त्रिज्या निकल के आ रही होगी 7 मीटर। अब छात्र यदि त्रिज्या 7 मीटर आ रही है और यदि हमें इसका व्यास फाइंड करना है तो 7 का 2 गुना व्यास कितना निकल के आएगा 14 मीटर। अभी इस टेबल को हम बताएंगे, जब आप छात्रों बार बार जब आप करते हो इन प्रश्नों को तो ये करने की जरूरत नहीं होती है, यदि आप इस टेबल को मेमोराइज कर सकते हो, जब आप बार बार करोगे तो याद हो जाती है, आप कहोगे याद नहीं हो रहा है, हो जाती है अपने आप। यदि परिधि 44 लिखा है तो आप बिना हल करे त्रिज्या 7 बता सकते हो, अभी टेबल हम आपको समझा रहे हैं। तो छात्रों ऐसे प्रश्न आते हैं अपने लिए परिधि के। अब यदि कह दें कि त्रिज्या r है तो परिधि 2πr ही होगी। अब हम चलते हैं फिर छात्रों, यहां पर हमने वृत्त की परिधि कब निकालें ये हमने बता दिया। अब यहां पर छात्रों अगला 9 नंबर पे लिखा है कि वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालें। क्या लिखा है हमने, वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालें, एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालें। क्योंकि आपके प्रश्न में कभी ये नहीं लिखा होता है कि, कई बार ये नहीं लिखा होता है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं होता। जैसे मान के चलो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, उनने कह दिया कि एक गाय जो है वो एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है मैदान में, एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है, बताइए वो कितनी जगह की घास चर सकती है, बताइए वो कितनी जगह की घास चर सकती है। और वहां लिखा होगा क्षेत्रफल मतलब वर्ग मीटर में आपके ऑप्शन लिखे होंगे। क्या करोगे आप इसको कैसे कंसीडर करोगे, जब गाय जो है ये 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी है छात्रों, तो इतनी पूरी जगह की घास वो चर लेगी। यदि वो खींच के इस प्रकार से खींच के चरना चाहेगी, एक व्रत बन जाएगा। तो यहाँ फिर ये जो 14 मीटर जो लंबी रस्सी है छात्रों, ये त्रिज्या दे रखी है उनने व्रत की, क्या दे रखी है, त्रिज्या। मतलब आर का मान कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, और हमें क्या फाइंड करना है, व्रत का क्षेत्रफल। पर देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि कितनी जगह की घास चर सकती है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप व्रत का क्षेत्रफल निकालो, ये हमें समझ में आना चाहिए। अभी हम बता रहे क्षेत्रफल और कब निकाले जाते हैं, ठीक है। खैर जब हम इस प्रश्न को हल कर रहे होंगे छात्रों, वैसे तो यदि आपको पता होगा कि वृत्त की त्रिज्या यदि 14 है तो क्षेत्रफल कितना निकलता है, 616 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल की जो मानक इकाई होती है वो होती है वर्ग। वर्ग तो लगता ही है, वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर या वर्ग किलोमीटर, कुछ भी। तो जब हम इसे हल कर रहे होंगे छात्रों, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जब हम इसे हल कर रहे होंगे तो पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 22/7 और 14 पे 2 की घात, तो 2 बार मल्टीप्लाइकेशन, इनके बटे 1 कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 गुणा में कट गए। और यहां से छात्रों जब आप हल कर रहे होंगे तो ये 22 का 14 में गुणा और 14 का 2 में गुणा, मतलब जब आप 22 का 14 दूनी 28 में गुणा कर रहे होंगे तो 616 वर्ग मीटर यहां से ये आंसर आ रहा होगा। मतलब वो गाय इतनी जगह की घास चर सकती है, 616 वर्ग मीटर। यदि यहाँ मीटर लिखा था तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर,
किलोमीटर तो वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, दो विमाओं का गुणनफल है, तो वर्ग शब्द लगता ही है इसमें। ठीक है, अब हम ये बता रहे थे छात्रों आपको कि आपको क्षेत्रफल और कब निकालना है। कभी यदि आपसे कहा जाए कि वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालें, कभी यदि आपसे कहा जाए कि मैदान में घास लगना है, मैदान है वृत्ताकार, उसमें घास लगना है, तो घास छोड़ छोड़ के थोड़ी लगाओगे आप, या भले लगाओगे पर ऐसा कंसीडर किया जाता है कि आप नीचे की पूरी जगह कवर करोगे, और ये क्या कहलाता है उसका क्षेत्रफल। ये या फिर वो कहें कि हमें मैदान में मुरम बिछना है, या कोई दरी या चटाई वृत्ताकार बिछाई जाना है, या वृत्ताकार कमरा है उसमें टाइल्स लगना है, या फर्श या पत्थर कुछ भी लगना है, वो क्षेत्रफल ही तो कहलाता है ये जगह। ठीक है छात्रों, या कहें कि वृत्ताकार मार्ग है, उसके चारों ओर हमें सड़क बनवाना है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, भले वहां लिखा नहीं होता। अब कई कई बार तो एग्जामिनर ऐसे प्रश्न कर देता है कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है या व्यास दे देगा, पहले मान के चलो उसने दे दिया कि वृत्त का जो व्यास है ये 14 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम यहाँ व्यास यदि उन्हें 14 दिया है तो पहले तो त्रिज्या फाइंड करेंगे, त्रिज्या कितनी आएगी 7। अब हम पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल में ये मान रख देंगे। ये हमने लिखा यदि त्रिज्या 7 होती तो परिधि 44 निकल के आती, क्षेत्रफल 154 निकल के आता। छात्रों आप चाहें तो इस डाटा को याद कर सकते हैं। यदि त्रिज्या 3.5 है तो परिधि 22 निकलती है और क्षेत्रफल 38.5। यदि त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 निकलती है और क्षेत्रफल 154। यदि त्रिज्या 10.5 है और परिधि 66 है तो क्षेत्रफल निकलता है 346.5। यदि त्रिज्या 14 है और तो परिधि 88 निकलती है और क्षेत्रफल 616। यदि त्रिज्या 17.5 है तो परिधि 110 निकलती है और क्षेत्रफल 962.5। यदि त्रिज्या 21 है और परिधि 132 है तो क्षेत्रफल 1386। अब यहाँ यदि आप टेबल को याद कर लेते हो तो आसान क्या होता है, आसान ये होता है जैसे उन्होंने कह दिया कि वृत्ताकार जो बगीचा है उसका क्षेत्रफल है 1386 वर्ग मीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो 21 पता है हमें, डाटा याद है। यदि उन्होंने कह दिया कि 1386 वर्ग मीटर किसी पार्क वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, इसकी परिधि क्या होगी 132 मीटर, या कहेंगे किसी वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है 1386 वर्ग मीटर है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, तो वो परिधि की ही तो पूछ रहे, तो आपका हो गया 132 मीटर। ठीक है, मतलब सब निकाल सकते हैं आप। यदि कहें कि यदि उन्हें परिधि दे दी, कहें कि एक वृत्ताकार मैदान है, इसके चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 मीटर दूरी तय करना पड़ती, मतलब 88 वो परिधि दे रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी 14। अब त्रिज्या 14 कहेंगे, व्यास कितना होगा तो 28, ऐसे आप व्यास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हम आपको यहां से इस टेबल के माध्यम से बताना चाह रहे थे। छात्रों इसके बाद हमने यहां लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल कब निकालें, तो आप समझ गए, कहीं वृत्ताकार मैदान में मुरम बिछना है, वृत्ताकार मैदान में घास लगना है, या वृत्ताकार मैदान में कोई फर्शी टाइल्स वगैरह लगना है, तो हमें क्या निकालना होता है, क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, इसके बाद में यहां हमने लिखा है वृत्त कैसी आकृति है, बता चुके वृत्त द्विविमीय आकृति है, त्रिविमीय नहीं है। गोला, घनघना, बेलन, शंकु, चिन्हक, पिरामिड, प्रिज्म, ये त्रिविमीय आकृति होती हैं जिनके आयतन निकाले जा सकते हैं, जिनमें 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो त्रिविमीय। वृत्त में केवल 2 विमाएं होती हैं, त्रिज्या की, लंबाई और चौड़ाई। त्रिज्या की ही 2 विमाएं होती है, पाई आर स्क्वायर अपन कह रहे। तो किसी आकृति के क्षेत्रफल में यदि आपसे ये कहा जाए कि वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या की कितनी विमाएं हैं, तो 2, जितने की घात अज्ञात राशि उतने। कहें वृत्त की जो परिधि है 2 पाई आर, इसमें त्रिज्या कितनी विमाएं हैं, तो 1, ऐसा। फिर छात्रों यहां लिखा है वृत्त के अंदर बने बहुभुज या केंद्रीय कोण में संबंध। अब यहां से कैसे प्रश्न आपसे आते हैं, इनको अपन देख लेते हैं। वो कहेंगे कि एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना है, वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना। अब यदि छात्रों समबाहु त्रिभुज बना है तो इसकी तीनों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब कहेंगे कि प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनाया जाएगा, प्रत्येक भुजा द्वारा, मतलब यदि हम कहें कि नीचे की ये भुजा है या ये जीवा है तो ये यहाँ केंद्र पे कितने अंश का कोण बनाएगी, या कहें कि ये वाली कोई जीवा है या भुजा है, ये यहाँ कितने कोण बनाएगी, यहाँ
जो, या हम वो ऐसा भी कह सकते हैं छात्रों, जैसे वो कहे कि एक वर्ग है, वर्ग वर्ग जो है ये वृत्त के अंदर बना है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा यहाँ केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, ये वाला कोण, इसको हम केंद्रीय कोण कहते हैं। ये निकालने के लिए आपसे पूछे जाते हैं। तो छात्रों संपूर्ण वृत्त की जो अंशमाप होती है वो होती है 360 अंश। यदि आप जिस दिशा में मुंह करके खड़े हुए थे उसी दिशा में आप घूम जाओ, पीठ के पीछे की तरफ एक चक्कर लगा लो यदि आप, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 360 अंश से मतलब पूरा घूम के यदि वहीं आ जाओ, पेट की तरफ नहीं, यदि पूरी तरफ से घूम के उसी तरफ आ जाओ तो 360। सीधी सी बात, संपूर्ण वृत्त की अंशमाप कितनी होती है 360। अब आपसे ऐसे प्रश्न आते हैं, क्या कह देंगे, वो ऐसा कहेंगे कि कोई भी एक समबाहुभुज है, भुजाओं की संख्या नहीं दी, कहेंगे एक समबाहुभुज है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है समबाहुभुज की, वो केंद्र पर कहेंगे कि 72 अंश का कोण बनाती है। यहाँ ये 72 अंश का कोण बनाती है, उसमें कितनी भुजाएं हैं, मतलब यहां से ये जो हम आपको बता रहे हैं वृत्त के अंदर बहुभुज व केंद्रीय कोण में संबंध, यहां से आपको दो चीजें पूछी जा सकती हैं, या तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो छात्रों यहाँ आप एक सूत्र याद रख लें, वहां उस एक ही सूत्र से पूरा काम चल जाएगा। वो सूत्र क्या है छात्रों, nx बराबर 360। यहाँ जो n है ये नंबर ऑफ साइड, मतलब ये भुजाओं की संख्या है, और जहां ये x है ये केंद्र पर बना कोण है। ये क्या है, केंद्र पर बना कोण है। इस फार्मूला को आप याद रख सकते हो तो आसानी होगी। nx बराबर 360, n भुजाओं की संख्या उस बहुभुज में, और ये बहुभुज कैसा होगा, समबाहुभुज होगा जिसकी पूरी भुजाएं बराबर होंगी, और x होगा केंद्र पर बना कोण। अब यहां से आपको कैसे प्रश्न आ सकते हैं, यहां से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, कहेंगे कि एक वर्ग चतुर्भुज वृत्त के अंतर्गत बना है, एक वर्ग चतुर्भुज वृत्त के अंतर्गत बना है, इसकी प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, इसकी प्रत्येक भुजा कहां, केंद्र पर कितना कोण बनाएगी। तो इसका मतलब वो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई डायग्राम बन जाएगा, ऐसा डायग्राम बना दिया सकता है, वो कह देंगे कि ये वर्ग है, चार भुजाएं बराबर है, तो ये कितने अंश का बनेगा। तो देखो अब पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि वर्ग क्या है छात्रों, वर्ग एक ऐसी आकृति जिसका प्रत्येक कोण समकोण और चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि वर्ग में भुजाओं की संख्या मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, 4, और क्या कह रहे हैं, केंद्र पर अंतरित कोण ये, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना। अब हमारे पास फार्मूला है nx बराबर 360, तो n की जगह 4x बराबर 360, और जब x का आप मान निकालेंगे 360, ये गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में, और 4 से 360 कितने बार कट गए, 90 बार। मतलब वर्ग जो है यदि वो वृत्त के अंतर्गत बना है तो उसकी प्रत्येक भुजा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाएगी। छात्रों यदि वो वर्ग नहीं कहें, यदि यहां कह दें कि समबाहु त्रिभुज बना है, क्या कह दें, समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज में n कितना आ जाएगा, 3, n कितना आ जाएगा, 3, 360 बटे आप कितना करोगे, 3, तो यहाँ कितना मिलेगा फिर 120, 120 मिलेगा। यदि ये कह दें कि समपंचभुज बना है, तो समपंचभुज बना है तो 360 बटे 5, 72 आएगा कैंसिल आउट करके। समझ रहे हैं आप, कभी कभी यहां से रिवर्स क्वेश्चन भी बन जाते हैं, रिवर्स मतलब उल्टे प्रश्न भी यहां से बन जाते हैं। कैसे, आपको एक प्रश्न हम बता रहे हैं, कहेंगे कोई समबाहुभुज वृत्त के अंतर्गत बना है, कोई समबाहुभुज वृत्त के अंतर्गत या वृत्त के अंदर बना है, इसकी प्रत्येक भुजा केंद्र पर 72 अंश का कोण बनाती है, इसकी प्रत्येक भुजा केंद्र पर 72 अंश का कोण बनाती है। अब पूछेंगे क्या, वो कहेंगे उस समबाहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, मतलब हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करना है, ये पता करना है, और कोण का मान कितना दे दिया, 72 अंश। छात्र उसमें वही सूत्र लगाएंगे हम, nx बराबर 360, n जो कहते हैं गुणा x की जगह हम रखेंगे 72 बराबर 360, यहां से n का मान निकालेंगे तो 360 बटे 72, 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 20 बार कट गए, और 18 चौको 72 और 4 पंचे 20, माने n बराबर कितना मिल गया, 5। मतलब छात्रों यदि कोई समबाहुभुज है, वृत्त के अंतर्गत बना है, तो इसकी प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितना कोण बनाएगी, मतलब यदि
केंद्र पर 72 अंश का कोण बनाती है, तो कितनी भुजाएं होंगी उसमें? 5 भुजाएं होंगी। ठीक है छात्रों, तो ये हमने आपको क्या बताया कि वृत्त के अंदर बने बहुभुज और केंद्रीय कोण में क्या संबंध होता है। आगे देखते हैं। फिर छात्रों यहां हमने लिख रखा है अर्धवृत्त का परिमाप। अब आप इसको समझो, ये आकृति कहलाती है अर्धवृत्त। इसके परिमाप के प्रश्न पिछली बार किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। छात्रों जो अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है, आपको 2 यहां बाहर रखना है, पाई प्लस 2 इंटू यहां आर रखना है। ये अर्धवृत्त की परिधि कहलाती है। क्या होता है अर्धवृत्त की परिधि? आर कोष्टक में पाई प्लस 2। समझ रहे? जैसे उन्होंने कह दिया कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है, अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 7 है, तो कहेंगे कि इसकी क्या ज्ञात करो? इस वृत्त का परिमाप या परिधि ज्ञात कर दो। छात्रों 22/7 धन 2, ऐसे हम सिंप्लीफाई करके आसानी से हल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? 7 का 22/7 में अलग गुणा और 7 का 2 में अलग गुणा, तो 7 से 7 कट गया, यहाँ मिलेगा 22 7 154 दूनी जितना भी होता है वो सेंटीमीटर में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है छात्रों, बाकी यदि हम कहें कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में आधा हम कर सकते हैं। क्षेत्रफल में तो हम अर्धवृत्त का यदि क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्षेत्रफल तो पहले आप पूरे वृत्त का निकाल दो और 2 का भाग कर दो, आधा कर दो, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता। लेकिन छात्रों वृत्त की परिधि में हम आधा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो वृत्त की परिधि ऐसी होती है, लेकिन यहाँ तो वृत्त की परिधि ये वाला हिस्सा भी हमें लेना है और इतना ये हिस्सा लेना है। ये अर्धवृत्त की परिधि है, तो अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप आर कोष्टक में पाई प्लस 2। क्षेत्रफल ही बता दिया अर्धवृत्त का। अब छात्रों यहां लिखा है हमने वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कई बार क्या होता है, घड़ी से संबंधित यहां से प्रश्न आते हैं, बताएंगे हम कभी। कई बार क्या होता है, त्रिज्याखंड क्या कहलाता? जैसे ये 2 त्रिज्याएं हैं, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये है, तो छात्रों इसने जो इतनी जगह ये घेर ली है, इतनी जो हमने छायांकित हिस्सा कर दिया है, ये कहलाता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मतलब हम ये कहें कि 2 त्रिज्याओं द्वारा घेरे गए वृत्त के क्षेत्रफल को त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहते हैं। और छात्रों जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है, इसका फार्मूला होता है निकालने का, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। इस वैल्यू में मान हम रखते हैं तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल आता है। इसके करवाएंगे आगे, इसके प्रश्न हम बताएंगे, अभी तो हमने जल्दी जल्दी में इतना बता दिया। फिर यहां से जैसे हम यहाँ ए नाम दे दें और यहाँ बी नाम दे दें, तो ये कहलाती है चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई। ठीक है छात्रों, त्रिज्याखंड के 2 त्रिज्याओं को जो चाप मिलाता है उसे हम चाप की लंबाई कहते हैं। छात्रों त्रिज्याखंड के चाप की जो लंबाई होती है, त्रिज्याखंड की वो नहीं लिख रहे हम, चाप की जो लंबाई होती है ये होती है θ/360 गुणा 2 पाई आर। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई θ/360 गुणा 2 पाई आर। ठीक है छात्रों, इसके अंदर फिर इसके बाद फिर आते हैं वृत्त के अंदर समकोण त्रिभुज कैसे बनता है। तो हम अच्छा, यदि हम एक चीज और नहीं बता पाए होंगे, क्षेत्रफल यदि दिया है तो त्रिज्या कैसे निकालना है आप समझ गए होंगे। कहेंगे कि किसी वृत्ताकार मैदान, वृत्ताकार जो है, वृत्ताकार मैदान के वृत्ताकार मैदान में मुरम बिछना है और जो मुरम बिछने वाली जगह है वो 154 वर्ग मीटर है, तो उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो क्षेत्रफल दिया है कितना, 154 वर्ग मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 7 मीटर। व्यास कितना होगा 14, परिधि कितनी होगी 44। फार्मूला हम आपको चूंकि पहले बता चुके। अब छात्रों हमारा जो वीडियो 2 रहेगा इसमें वृत्त के अंदर, उसमें हम आपको बताएंगे कि वृत्त के अंदर कैसे समकोण बन जाता है। मतलब वृत्त की जो जीवा होती है वो जीवा में और केंद्र से यदि इस पे लंब डाल दिया जाए तो क्या संबंध होता है छात्रों, वृत्त के केंद्र से जो जीवा है, इस जीवा पर जो डाला गया लंब होता है ये जीवा को समान 2 भागों में बांट देता है। मतलब यदि ये केंद्र है और इस पे हमने लंब डाल दिया इस जीवा पे, मतलब यहाँ 90-90 अंश के कोण बन गए,
तो ये जो जीवा होती है ये समान दो भागों में बट गई, जितना AL और उतना ही BL, और ये क्या कहलाता है वृत्त की त्रिज्या, और ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। और इतना डायग्राम जो बन गया है किसी भी एक तरफ का, ये बन जाता है छात्रों समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम इसको हल कर सकते हैं। अगली वीडियो का आप इंतजार करें। ठीक है छात्रों, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।